नमस्ते, मैं विकास स्वागत करता हूं विकास की बातें पॉडकास्ट प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे सकारात्मक, आनंददायक, प्रेरणादायक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पे। इसी क्रम में आज हमारे साथ बहुत ही चर्चित लेखक हैं, हिंदुस्तान में जाने माने लेखक हैं जो सभी लोग जान रहे हैं और दशकों तक एज ए ओपिनियन एडिटर न्यूज़ 18 में, फर्स्ट पोस्ट में और सेवरल रेपुटेड कंपनी में, न्यूज़पेपर और मैगजीन में काम किए हुए हैं। आज हमारे बहुत ही खास गेस्ट हैं जिनसे मिलवाने जा रहे हैं। जी हाँ, उत्पल कुमार सर हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल से जुड़े। सर के बारे में बताना चाहेंगे। सर पहले ही ऑलरेडी जो है भारत राइजिंग करके एक बुक लिखे हैं, धर्म, डिप्लोमेसी एंड डेमोक्रेसी, बेस्ट सेलर बुक रहा है 2024 में। अभी रिसेंटली सर ने इमिनेंट हिस्टोरियंस, ट्विस्ट एंड ट्रूथ इन भारत हिस्ट्री, उत्पल सर ने लिखा है और बहुत ही पसंद किया जा रहा है। मेरा मानना है कि सर को हिस्ट्री में कहीं ना कहीं ज़्यादा दिलचस्पी रहा है, इसीलिए सर लिखे हैं। सर, ओवर टू यू सर। या थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया और आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू। और हाँ, इतिहास से मेरा कुछ लंबा ही संबंध रहा है जी। इनफैक्ट मैंने मास्टर्स भी इतिहास में ही किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। यस सर। उस समय से लेके फिर 2 दशकों का मेरा जर्नलिज्म का जो कैरियर रहा, उसमें जो आर्टिकल लिखते रहा या फिर जो मैं बुक एडिटर भी था लंबे समय तक डिफरेंट पेपर्स में। तो ऐतिहासिक जो भी पुस्तकें होती थी मैं उसको रिव्यू या इंटरव्यू किया करता था। तो एक टच हमेशा रहा इतिहास से और वो छूटा नहीं। और मैं सौभाग्यशाली को छूटा नहीं। शुरू से मुझे बहुत फायदा हुआ। चाहे जो भी मैं पॉलिटिकल भी लिखता हूँ तो उसमें एक ऐतिहासिक उसका बैकग्राउंड रहता है। यस सर। तो इसलिए ये पुस्तक मुझे लगता है कि मेरे भाग में थी लिखने की और आई एम थैंकफुल दैट आई कुड फिनिश इट। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपको सारे हिंदुस्तान के लोग जान रहे हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं आपके बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपने बारे में बताएं। आपका बेसिक एजुकेशन कहाँ से हुआ, फिर आप एज ए एडिटर ज्वाइन किए, है ना, अभी फिर बुक पे लगातार काम कर रहे हैं। सर थोड़ा सा बताइए। मेरा जन्म तो बिहार में हुआ था, लेकिन मेरी जो मोस्टली जो स्कूल एजुकेशन थी वो नागालैंड में हुई। नागालैंड में कोहिमा और तिंगसांग एक जगह है, वहाँ मैं पढ़ा था। उसके बाद से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी पढ़ाई हाई एजुकेशन कंप्लीट की मैंने, मास्टर्स किया। और उसके बाद शुरू में इच्छा थी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा, लाइक मोस्ट बिहारी डूज। लेकिन समहाउ ये मौका लग गया पायनियर में मुझे काम करने का और लिखने का, तो वो मुझे लिखना मुझे पसंद था। तो मैं जर्नलिज्म ज्वाइन कर लिया बहुत जल्दी। और पायनियर में मैंने 5-6 साल काम किया, 4 साल काम किया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स गया। फिर दोबारा मुझे पायनियर में बुलाया गया एज ए संडे एडिटर। तो वहाँ मैंने फिर 4 साल फिर काम किया। फिर मैंने 5 साल करीब इंडिया टुडे में काम किया। मेल टुडे का एक पेपर हुआ करता था उसमें। यस सर। उसके बाद मैं संडे गार्डियन में गया, वहाँ 2 साल काम किया। और उसके बाद मैं अब यहाँ हूँ न्यूज़ 18 और फर्स्ट पोस्ट में पिछले जी 3 सालों से। जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ, बहुत जगह मैंने आपका आर्टिकल्स भी देखा है और इंटरव्यू वीडियो भी मैंने देखा है। आपको लिखने का शुरू से शौक रहा है और उसी धारा में आप लगातार काम किए हैं। इतिहास में तो रुचि रहा ही आपको, और मेरा मानना है कि हर एक हिंदुस्तानी को इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास में रुचि लेना चाहिए। अब गलत सही क्या है उसके बारे में तो आपसे जानेंगे सर। इतिहास को कहीं ना कहीं कम करके दिखाया गया, जो एक पक्ष है जिसको लगातार छुपाने की कोशिश किया गया, कहीं ना कहीं अब उभर के सामने आ रहा है। रिसेंटली कई तरह का मूवी भी बना है हम लोग के देश में, जो बेहतर प्रदर्शन भी कर रहा है। सर, क्यों हमारा इतिहास को जो अच्छा कार्यकाल रहा है उसको क्यों छुपाया गया? जो आपने कहा कि हमें इतिहास पढ़ना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय को तो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। जी जी। से ज्यादा गौरवशाली इतिहास और इतना लंबा इतिहास किसी का नहीं रहा। यस सर। और इसके लिए हमें गर्व भी होना चाहिए और हमें उसको एक दूसरे को बताना भी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमारे इतिहास को सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट भी किया गया। जितना हमारा लंबा और गौरवशाली इतिहास रहा है, उसको उतना ही वो गंदे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की, उतना ही उसे खराब दिखाने की कोशिश की, लोगों को बैकवर्ड, हमारे अपने सिविलाइजेशन जर्नी में कुछ अच्छा नहीं था। हम बस हारते गए, लिटनी ऑफ डिफीट्स एज यू कॉल इट। पहले अलेक्जेंडर आया, फिर गोरी आया, फिर गजनवी आया, मतलब फिर मुगल्स आए और अंग्रेज आए, हम बस हारते गए। सच्चाई है कि
यदि हम आज यहाँ खड़े हैं, हम आप बातें कर रहे हैं और हम म्यूजियम में कन्फाइन नहीं है जैसे सिविलाइजेशन, तो इसका मतलब यह है कि हमने जीत ज्यादा हासिल की होगी हारने के बनिस्बत। और जब आप इतिहास को आप निष्पक्ष होकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने इनफैक्ट बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो युद्ध है हमने जीती हैं, हारे बहुत कम, लेकिन हमें सिर्फ वो हारे हुए युद्धों के बारे में बताया जाता है, हमें वो हमारी कमियों दिखाई जाती है, हमारी इतनी अच्छाइयां जो है उस अच्छाइयों को दरकिनार कर दिया जाता है, जानकर बताया नहीं जाता। और ये अनफॉर्चुनेट है। तो मेरी पुस्तक इनफैक्ट उसी को छोटी सी कोशिश है ठीक करने की। जी बिल्कुल सर। तमाम तरह का इतिहास के लिए बुक लिखा गया है, सिलेबस का पार्ट है और नॉर्मल फिक्शन भी लिखा गया है, हम लोग पढ़ते रहते हैं और मुझे भी दिलचस्पी था कि आपका बुक फिर से पढ़ा जाए। लास्ट वाला बुक भी बहुत शानदार था सर। हिस्ट्री बुक 1 to 1 लगातार आप लिखते जा रहे हैं, है ना सर? ऐसा कब आपको महसूस हुआ कि बुक लिखना चाहिए, हिस्ट्री पर ही लिखना चाहिए? क्यों सर, ऐसा क्यों लगा आपको? इतिहास पे इसीलिए लिखने का था क्योंकि जब मैंने इतिहास शुरू की थी तो मैंने उन्हीं लोगों की किताबें ली थी जिनको मैं हिस्टोरियन बोल रहा हूँ जी, उनको मैं एमिनेंट हिस्टोरियन समझ के पढ़ता था। बिल्कुल। और मैंने 4-5 साल तक उनकी किताब गहन अध्ययन की। मैं सच्चाई बताऊंगा, मैं एक पुस्तक उनकी, चाहे आर एस शर्मा की हो, रवींद्रनाथ थापर की हो, चाहे बिपिन चंद्रा की हो, एक किताब को मैंने 4-4, 5-5 बार पढ़ा है। और अब ये कोई अनयूजुअल नहीं है, आप किसी भी से आप पूछेंगे जिसने सिविल सर्विस की तैयारी की होगी, वो एक पुस्तक को बहुत बार पढ़ते हैं। तो मैंने बार उसको पढ़ी, और लेकिन हर एक बार पढ़ने से क्या होता था, मुझे एक बात हमेशा करनी थी कि देयर इज सम मिसिंग लिंक। वो इतिहास में कुछ है ना, कुछ कमी है। ये मुझे शुरू से लगता है कुछ कमी है, लेकिन आपके पास एक ऑल्टरनेट स्टोरी नहीं था, ऑल्टरनेट अपने आप कोई और आपने हिस्ट्री पढ़ा नहीं था, तो बस आप ये सोचते थे कि यार क्या बात है, मतलब ये मे भी करते हैं, फिर बाद उसी को देयरफॉर बोल के आपको कंक्लूड कर देते हैं आर्गुमेंट को। तो ये क्या है, थैंकफुली 5-6 साल बाद ऑल्टरनेट हिस्ट्री में हाथ लगी सीताराम गोयल जी की वो वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के थ्रू, और उसके बाद फिर जिज्ञासा और बढ़ती गई तो मैं और भी खोजना शुरू किया। बिल्कुल। और जब मैंने सब उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि आज तक जो बढ़ रहा था वो इनफैक्ट नथिंग बट डिस्टॉर्शंस थे हिस्ट्री के, और उसमें तो वहीं से मुझे लगा कि नो, आई थिंक मुझे और पढ़ने की जरूरत है। और मैं जितना पढ़ता गया उतना ही कन्विंस होता गया कि भारतीय इतिहास तो इतना स्वर्णिम है, इतना अच्छा है, और ऐसे भी मान लीजिए यदि हमने कुछ गलतियां भी की हैं तो हमें उसे सही तरीके से अध्ययन करने की जरूरत है ताकि हम उसको दोहराए नहीं। जी। तो इसीलिए फिर ये पुस्तक मेरे ध्यान में आई, और चूंकि मैं इतिहास हमेशा पढ़ता गया तो ये नेचुरल था कि मेरी पुस्तक इतिहास पर आधारित ही हो। बिल्कुल सर। सफलता आपको हमेशा मिलता गया आपकी मेहनत के बदौलत, लगातार आप काम भी कर रहे हैं। आगे का परिप्रेक्ष्य अगर आप देखें प्रेजेंट वर्तमान को, तो क्या लगता है, दिलचस्पी तो कहीं न कहीं सारे हिंदुस्तानी इतिहास में ले रहे हैं और बुक के माध्यम से, मूवी के माध्यम से ले रहे हैं। आप जैसे लोग, हमको लगता है कि संख्या बल कम है, बहुत लोग को आगे आना होगा राइटिंग में, स्क्रिप्टिंग में, मूवी बनाने में, डायरेक्शन में, तो सभी लोग को आगे आना चाहिए सर। जी नहीं, वो चेंजेस तो हो रहा है। मैंने जो अपनी पुस्तक में लास्ट चैप्टर में लिखा भी है, एपिलॉग में लिखा भी है कि अभी क्या हो रहा है ना, अभी जो हमारा एफर्ट है चेंज करने का बड़ा इंडिविजुअल बेसिस है। मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कुछ लोग और मिलकर कर रहे हैं, वो इंस्टीट्यूशनल नहीं है। और गवर्नमेंट की तरफ से तो एकदम नहीं है, गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का दूसरे प्रायोरिटीज हैं, दे आर डूइंग गुड जॉब, बट उनकी प्रायोरिटी में अनफॉर्चुनेटली अभी भी एजुकेशन या बहुत ऊपर नहीं है जी। तो जो भी आप चेंजेस देख रहे हैं बड़े इंडिविजुअल सेंट्रिक देख रहे हैं। चाहे कोई अच्छे फिल्म मेकर आ गए तो उन्होंने मान लिया छावा बना दिया, कोई अच्छे राइटर है तो उन्होंने मान लिया कोई अच्छी पुस्तक, टीपू सुल्तान पे अच्छी पुस्तक आ गई, या फिर साउथ आ गई। तो वो इंडिविजुअल सेंट्रिक एफर्ट है। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि उसको इंस्टीट्यूशनल एक फॉर्म दें। उसको हमें लॉन्ग टर्म ले जाना है तो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म पर ले जाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे अभी भी लग रही है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे मेरी पुस्तक है या फिर दूसरी जो भी पुस्तक आई है, वो अभी के संदर्भ में और कुछ नहीं है, बस एक बैंडेड है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम बचपन में जो भी बच्चे आते हैं उनको हम पढ़ा देते हैं कि आर्यन भाई बाहर से आए थे, या आपके इतिहास में कुछ भी अच्छा नहीं है। अब उसके बाद यदि मेरी पुस्तक को कोई बच्चा उठाता है 18 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में, तो ज्यादा चांसेस है कि उस पुस्तक बोले क्या बकवास कर रही है।
हमने तो बचपन में कुछ और पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक्सेप्ट ना करे। जी जी। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके कहते हैं ग्लास हाफ फुल या ग्लास पूरा फुल नहीं होता है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं रियलिटी को, दे हैव एबिलिटी टू। तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। जी जी। तो वो इसीलिए जो है ना, हम लोग वी आर फाइटिंग बैटल विद आवर बोथ हैंड्स टाइट बिहाइंड आवर बैक। हमारे दोनों हाथ बांधे हुए हैं, और वो हाथ तभी खुलेगा यदि हम अपने स्कूल एजुकेशन को वहां हम टेक्स्ट बुक को सही करें। जी जी। और वो नहीं हुआ। जब तक हमारे बच्चे स्कूल में टेक्स्ट बुक में हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में सही चीजें नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये ना हम लोग वो बैटल होता है ना, जो बस होता है कि जैसे आपको बीमारी हो गई तो आपने कोई दवा खा के खांसी ठीक कर ली। बिल्कुल बिल्कुल। हम रूट कॉज में नहीं जाएंगे, यार वही शुरू में ही क्यों ना ठीक कर ले। जी जी। तो खांसी लगे ही ना, खांसी लगे ही ना उन्हें। और वो तभी हो पाएगा जब सरकार इसमें जाएगी और स्कूल पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और दूसरे जो टेक्स्ट बुक है वहाँ ठीक करेगी। उसके बाद भी सरकार छोड़ दे। सरकार का एकेडमिया में कोई जगह नहीं है। मैं मानता हूँ सरकार रहेगी तो वहाँ मेरा विचार है कि वहाँ पॉलिटिक्स आएगा। सरकार रहेगी तो वहाँ इनएफिशिएंसी आएगा, वहाँ बड़े सब स्टैंडर्ड लिटरेचर में होंगे। तो वो अल्टीमेटली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, बट सरकार को हटाना पड़ेगा। जो गंदगी ऑलरेडी है उसको सरकार ही हटा सकती है। जी बिल्कुल सर, वही सवाल पे सर हम आना चाह रहे हैं। आप जो बोले ना कि इकट्ठा होकर के सभी लोग को आना होगा, सरकार को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप जो बनाया गया है शुरू से वही चलता आ रहा है। अब परिवर्तन का समय है, अब परिवर्तन निश्चित है, आज नहीं कल होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है सर इसी क्रम में जी जी जी, ये स्कूल को लेकर के 6 क्लास जो स्टैंडर्ड होता है वहाँ से अगर चेंजेस शुरू किया जाए तो एक दिन में ना सही लेकिन एक दिन बदलाव जरूर होगा सर। तो मेरा मानना है सरकार को, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सबको सामने आना चाहिए और परिवर्तन को लेकर के आगे एक हर चीज का दौर होता है सर। अभी दौर है परिवर्तन का, और परिवर्तन होना चाहिए सर। और ये हमारा हक है कि हम अपने इतिहास को सही जाने। जी जी। यानी हमारे बीच पूर्वज, चाहे एग्जांपल तो चाहे आजादी की लड़ाई, हाँ, जिन्होंने भी लड़ी है, यदि हम उसको डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बताएंगे तो जिन्होंने हमारे लिए जान दी है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी, उनको हम उनको थैंक यू भी ना बोल पाए, बिल्कुल बिल्कुल जी तो बेसिक थिंग वो भी ना बोल पाए तो फिर तो लानत है। जी जी। तो आई थिंक टू हैव दैट मच ऑफ ग्रेटिट्यूड, वो इतिहास के सही प्रस्तुत करने से ही हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी के दौर को देखा जाए सर तो मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को लोग जो है हम लोग को पढ़ना चाह रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, वर्तमान का जो परिप्रेक्ष्य है, हमारे जो वर्ल्ड लीडर हैं उनको लेकर के लोग में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन होता है, लोग पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अगर सभी लोग अभी आते हैं तो पूरा फोकस, दुनिया का फोकस हम लोग पर है ना। तो राइटिंग तो बेस्ट स्किल है और बेस्ट वे है डिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर खुद को डिस्क्राइब करना है, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, आज़ादी को लेकर के, या उससे पहले भी तरह तरह की चीज़ें घटनाएं हुई हैं, है ना। अगर हमारे महान पुरुष जो नहीं रहे, देश के लिए शहीद हो गए, आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उन लोगों का भी कहीं ना कहीं छुपाया गया है सर, बहुत कम अंतर में दिखाया गया है। उसको लेकर के सभी लोग आगे भी आ रहे हैं। तो आपका अक्सर गवर्नमेंट से, अभी जो करेंट गवर्नमेंट है उनसे क्या गुजारिश है, कैसे वो लोग आगे आए, थोड़ा सा सजेशन दीजिए सर, कैसे बेहतर हो पाएगा? पहला तो जो मैंने अभी बोला था पहले कि आपको स्कूल एजुकेशन ठीक करना पड़ेगा, रिफॉर्म एट द स्कूल लेवल, क्योंकि वो फॉर्मेटिव स्टेज है। वहां यदि हम ठीक ना करें तो फिर वो बैटल होती है कि हम हमेशा बस वो ठीक करने की लड़ाई करते रह जाएंगे। पूरा जो एफर्ट है वो डिस्टॉर्शन को ठीक करने में लगा जाएगा। वो बड़ा नेगेटिव अप्रोच है। पॉजिटिव अप्रोच ये होना चाहिए कि भाई जो बच्चे आपके स्कूल में आए उनको सही ज्ञान मिले, उनको जब वो स्कूल से निकले तो उनको अपने जो पूर्वज हैं उन पे गर्व हो, उनपे लगे कि यार हम वी आर प्राउड टू बी इंडियन, एंड व्हाई नॉट। इतना इतिहास ऐसा इतिहास कहीं नहीं है, और इतना मतलब किसी चाहे पॉलिटिकल ले लें, कल्चर ले लें, स्पिरिचुअल ले लें, यानी दिस हिस्ट्री हैज सो मच टू ऑफर। एंड यदि हम ना बताएं तो ये तो सबसे बड़ी, मतलब आप सोचिए अमेरिका का इतिहास 500 साल का इतिहास है, तो उनको आप समझ सकते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है। हमारे पास तो मतलब 8000 साल का इतिहास सामने, और ऐसा इतिहास है जो कि मतलब आप 18वीं शताब्दी से पहले का इतिहास जब भी देखेंगे तो हम इकोनॉमिकली हमेशा नंबर 1 इकोनॉमी रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इनफैक्ट जीडीपी में हमारा 1/3 पोजीशन रहा है हमेशा, 1/3 to 1/4, मतलब 100 रुपए में 25 से लेकर 30 रुपए से भारत में बनते होते थे। तो हम इतने रिच थे,
पॉलिटिकली वी आर सो एडवांस, मतलब कल्चरली और स्पिरिचुअली तो बात ही मत कीजिए, उसमें तो खैर हम अभी भी लोग मानते हैं कि भाई दिस लैंड इज स्पिरिचुअल। तो हम इसको यदि नहीं बताएंगे, हम इस चीज को आगे नहीं लेके जाएंगे, तो फिर हुआ क्या? देखिए 1960 के दशक में अंतिम में जब इंदिरा गांधी शासन में थी तो उन्होंने जो पूरे देश के एजुकेशन सेक्टर को और कल्चरल सेक्टर को उन्होंने कम्युनिस्टों को दान में दे दिया। उनका बार्गेन था कि कम्युनिस्ट उनको गवर्नमेंट में सपोर्ट करेगी, उनका माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और इंदिरा गांधी ने उनको बोला आप जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल, एजुकेशन, लिटरेरी जो भी है, सब पे आप अपने लोग भर लो, आप कैप्चर कर लो। बिल्कुल। और ये काम विद ओवरनाइट हुआ है। एंड 1968 से 1975 तक उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया। और मतलब वो और उनका जो क्राइटेरिया था अपॉइंटमेंट का सिर्फ एक ही था, द पर्सन शुड बी लेफ्टिस्ट, पर्सन शुड बी कम्युनिस्ट, दैट्स इट। वो कितना इनकॉम्पिटेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल उसकी क्या क्वालिफिकेशन कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कम्युनिस्ट हो, सही बोलने वाला हो, सही दिखने वाला, दैट्स इट। और ऐसे अपॉइंटमेंट वजह से क्या हुआ कि जो हमारी जो रियल स्कॉलरशिप थी उसको बहुत धक्का पड़ा। अब उसको लेवल प्लेइंग फील्ड लाने में आपको गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए, पहले उनको साफ करना पड़ेगा, और वो साफ करके फिर छोड़। I don't believe that government has any role after that. उसके बाद लोगों का इंडिविजुअल एफर्ट होगा, सोसाइटी अपने आप ओवरटेक कर लेगी। तो ये मेरी सजेशन होगी। क्या? बिल्कुल सर, इसी क्रम में हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, अपना रिव्यू दे रहे हैं बुक के बारे में, है ना। मेरा मानना है कि लिखने वाले तो आगे आए ही, सभी से गुजारिश है आप ही की तरफ तरह तरह का इतिहास का बुक लिखा जाए, लेकिन पढ़ने वालों को भी आगे आना होगा सर। खास करके युवाओं को, महिलाओं को समझना होगा इतिहास के बारे में। पढ़ने के लिए तरह तरह के बुक हैं, इंटरेस्ट थोड़ा सा वो लेना होगा कि आखिर मेरा इतिहास कैसा रहा है, कौन से व्यक्ति जो ज़्यादा योगदान दिए हैं, कम योगदान दिए हैं, कैसे कैसे चीज़ें फॉर्मेशन में होता गया। तो मेरा मानना है सर कि युवा आगे आए, इसके लिए थोड़ा सा सर आप कुछ कहिए कि कैसे हो पाएगा। नहीं, और आगे आने से सिर्फ इतिहास का सिर्फ इम्पोर्टेंस सिर्फ मतलब सिर्फ इसलिए नहीं है। इतिहास यदि हम सही इतिहास नहीं पढ़ाएंगे ना, तो देश का जो भी आप जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं ना, देश यूनिटी इंटीग्रेशन की, वहाँ भी यही गलत इतिहास की वजह से सबसे ज्यादा वो नुकसान पहुंच रहा है। मैं सिंपल एग्जाम्पल दूँ, आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जिसपे मैंने मेरे शुरुआती चैप्टर में वर्णन भी है, और मैं उसको बोलता हूँ कि सबसे गंदा जो मजाक है इस देश का, वो इस हमारी सिविलाइजेशन का, वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही थी। और उस थ्योरी का आप देखिए नुकसान आज तक हम पॉलिटिकली भी, अभी स्टेटमेंट आप देखिए, आज भी स्टालिन का स्टेटमेंट आया है, संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, तो हिंदी दिस थिंग, वो क्या है? उसके आप जब मूल में जाएंगे ना, तो वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है। और वो थ्योरी क्या बोलती है? वो थ्योरी ये बोलती है कि इस देश में आर्यन बाहर से आए थे, जो वैदिक लोग थे बाहर से आए थे, वो इनका ये देश उनका अपना नहीं है। इस देश में द्रविडियन हुआ करते हैं, जो द्रविड़ वाले बोलते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे 2-3 और कहानियां हैं, पर द्रविड़ वाले जो बोलते हैं, जो साउथ इंडियन तमिल वाले जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट, वो ये बोलते हैं कि ये देश उनका था, वो यहाँ थे, और आर्यन आए, उन्होंने धक्का मार के उन्हें साउथ भेज दिया, और उन्होंने उसको बहुत प्रताड़ित किया, बहुत उन्हें दबाने की कोशिश की, ये वो। अब देखिए इस थ्योरी में अब ये देश है, और ये देश एक सिविलाइजेशन एक वन एंटिटी है। अब इसमें एक थ्योरी ने वहाँ नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट कर दिया, और आप रियलिटी में माने यदि सही होता भी तो मान लेता कि चलो भाई सच्चाई है, फैक्ट इज सैक्रोसैंक्ट। अब ये थ्योरी का कोई बेसिस नहीं है, एक लिटरेरी एविडेंस नहीं है, हमारे लिटरेचर में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि हम बाहर से आए हैं। यस सर। आर्कियोलॉजिकल एक एविडेंस उनके पास नहीं है। इनफैक्ट जब एविडेंस उन्हें नहीं मिला, तो जो हमारी जो मैं डिस्टोरियन बोलता हूँ, उनकी जो सबसे बड़ी डिस्टोरियन है रवीना थापर, वो भी आजकल अपना स्टेट बदल दिया, बोलते नहीं हमने आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ था, आर्यन माइग्रेशन हुआ था, आर्यन आए थे, इन्वेट नहीं किया था, धीरे आ गए थे। बिल्कुल वो अपने आप में उससे भी बड़ा झूठ है, क्योंकि उसके भी कोई प्रमाण हमें नहीं मिले। तो बिना प्रमाण के आप यदि इतनी बड़ी छोड़ी आप बना देते हैं, और उसको 100 सालों से आप थोपे हुए हैं। आई थिंक दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली, और ये तो पॉलिटिसाइज हो गया। नॉट जस्ट नॉर्थ साउथ, ये आर्यन इन्वेजन जो छुट्टी है, ये ट्रैवल नॉन ट्रैवल के खिलाफ भी है। जितने भी नॉन ट्रैवल ये बोला था कि अरे भैया आपका ये देश था, ये सब ब्राह्मण लोग बाहर से आ गए और आपको जंगल में भेज दिया, और कुछ सारा कैप्चर कर लिया देश का रिसोर्स, और आपको साइडलाइन कर दिया। मतलब आप पूरे देश की जो ताना बाना है,
उसको आप इसको विकसित करने या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बस एक थ्योरी के हिसाब से, थ्योरी से कोई बेसिस नहीं है। आज यदि मान ली जब हम देखते हैं सरस्वती नदी के सूखने का तो साइंटिफिक एविडेंस भी आ गया, जितने भी हड़प्पा के जो साइट्स थे, सबसे ज्यादा साइट जहाँ सरस्वती नदी के जो ड्राइड कोर्स हैं, जो सूखे हुए कोर्स है सरस्वती नदी के, उसके दोनों तरफ मिले हैं। इनफैक्ट बोला था कि इंडस जो सिंधु नदी से ज्यादा यहाँ मिले हैं, डबल से ज्यादा यहाँ मिले। तो मैंने बोला अपनी पुस्तक का जो मैं सारा था पहले चैप्टर का, कि जो मेरा हड़प्पन और वैदिक जो सिविलाइजेशन दोनों दो अलग अलग नहीं थी, जो हमारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि दोनों अलग अलग थी। दोनों, मेरा मानना है, और मैं इसमें बड़ी गंभीरता से मैंने अपना एविडेंस भी दिया कि दोनों एक ही सिविलाइजेशन थी। बेसिकली दे वर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक सिक्के के दो पहलू थे वो, और कुछ नहीं था। और जब जिस दिन हम इस सच्चाई को मान लेंगे तो आप देखिए कितने जो हमारे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, सारे ये जो प्रोपेगेंडा जो है जो अपनाई किया जा रहा है, वो सबका जवाब मिल जाएगा। यस सर। तो ये देश के लिए बहुत जरूरी है, हमारे देश की यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। लगातार हम सर आपका बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बुक को समझने का और ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं सर। इसी क्रम में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वर्तमान जो सरकार का परिप्रेक्ष्य है, मजबूत है, कमज़ोर है, आप मीडिया में रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सच में मीडिया में बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है या फिर इसके पीछे क्या तथ्य है सर? अभी के वर्तमान गवर्नमेंट सच में स्ट्रांग है वर्ल्ड वाइड, या फिर क्या है सर? ये तो स्ट्रांग तो है ही। आप देखिए, आप यू कैन ऑलवेज फील इट, जिस तरह से सारी दुनिया आपको देख रही है। अभी पीएम मोदी यूएस भी गए, तो द वे ही वाज ट्रीटेड एंड द वे ही डेल्ट विद डोनाल्ड ट्रम्प, अब आप उससे देख लीजिए। तो हमारी साख, वो मेरी पहली पुस्तक में मैंने सब वर्णन किया, जिसका मैंने टाइटल दिया था भारत राइजिंग। तो भारत राइजिंग जो हो रहा है, वो तो उसमें कोई डिनाई कोई नहीं कर सकता है जी। और भारत बहुत तेजी से राइज कर रहा है, ग्लोबल पूरे स्टेयर पे राइज कर रहा है। हमारी जो साख सब बढ़ी है, बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप देखिए, जब ये यूक्रेन जो युद्ध हुआ था, तो देखिए सारा जो वेस्ट था, दे वांटेड कि भारत उनकी तरफ आ जाए, उसको छोड़ दे। क्यों भाई, एक ही भारत के होने न आने से क्या होता है? लेकिन उनको भी समझ में आता है कि भारत के उधर होने से उनकी जितनी भी जो नैरेटिव है वो फॉल्टर कर रही है। वो डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी का जो नैरेटिव चला रहे थे, भारत के सिर्फ एक स्टैंड पॉइंट से पूरा पलट हो गया। और आज देखिए, भारत का जो स्टैंड था, भारत ने जो 2 साल स्टैंड अपना फॉर्मली प्रिंसिपल स्टैंड उस पर कायम रहा, आज डोनाल्ड ट्रंप वही बात बोल रहे हैं जो हम बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने ऑफिस में बुला के डांट लगा दी, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स, और हम हट जाए तो आप 2 दिन में खत्म हो जाओगे। और बेसिकली भारत तो वही बोल रहा था, डेफिनेटली सर, वार के खिलाफ था सर। हमारे देश में जो एक हमारे देश में सर एक कल्चर है पक्ष और विपक्ष का, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में है ना, संविधान हम लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो पक्ष विपक्ष में ऐसा हर बार क्यों होता है कि अगर आप विपक्ष में हैं तो हर चीज़ का खिलाफ करना है? ये संवैधानिक बात तो नहीं है ना सर, कि अच्छे चीज़ों का भी खिलाफ करिए, गलत का तो करिए ही करिए। इसमें सर आपका क्या राय है? हर चीज में लोग देख रहे हैं खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, मैं चाहता हूं कि देश में बहुत स्ट्रांग ऑपोजिशन हो। उससे फायदा क्या होता है कि उससे सरकार बड़ी सतर्क रहती है। जी, सरकार को लगता है ना, यार नहीं, यार मुझे डिलीवर करना पड़ेगा, नहीं यार ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है। बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पिछले 10 साल 11 साल से जो ऑपोजिशन है कंप्लीटली अवेलेड है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है जी। और वो कोई एक मुद्दे को पकड़ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। जी क्या बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। ये बड़ी अच्छी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वी नीड अ वेरी स्ट्रांग ऑपोजिशन। हमें अच्छा ऑपोजिशन चाहिए, और लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ऑपोजिशन में जो कुछ लीडर्स हैं, उन्हें ये लग रहा है कि इजी वे आउट करते हैं। अब यार देखो, हम अब इश्यूज लेके फाइट करेंगे तो वैसे लॉन्ग टर्म लगे, लोगों को समझाने में 5 साल लग जाए। तो भाई सीधा ऐसा करते हैं ना भाई कि हम जाके अमेरिका में ही बात करना शुरू करते हैं। अब दैट काइंड ऑफ माइंडसेट है, जो कि मतलब आप दिल्ली में प्रोटेस्ट करके आप ऐसा माहौल कर लेंगे, सो ये कुछ माइंडसेट बन रहा है, वो बेसिकली बहुत बचाना है। आई थिंक द बेस्ट वे इज कि आप प्रोटेस्ट करें, इश्यूज पे करें। आप इश्यूज बहुत सारे मिलेंगे,
महंगाई की इशू है, आप मानिए न मानिए, महंगाई इशू है, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज। आप इश्यू उठाए और आप उसमें लगे रहे, आपने जंप नहीं, ऑपरेशन क्या करा, जंप करा, वो एक इश्यू उठा दूसरा, आप ऐसे करके किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। यू हैव टू बी ऑनेस्ट। और आज की जो जनता है वो भी समझती है, दे ऑल नो दैट। आप मान लिया आप इश्यू उठाओगे कि भैया आप ये गवर्नमेंट करप्ट है, तो लोगों ने इतिहास पढ़ा हुआ है, इतिहास देखा हुआ है, करप्शन तो सबसे ज्यादा यूपी में हुई थी। बिल्कुल, एवरीडे नहीं करप्शन का कहानी सुनी होती थी। तो आपको भी बड़े ऑनेस्टली आपको देखना पड़ेगा, आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा पहले। देखो मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ऑनेस्टली अपना काम करूंगा और मैं गवर्नमेंट को एक्सपोज करूंगा। और दूसरी जो एक प्रॉब्लम मुझे अभी के अपोजिशन से लग रही है कि कभी कभी कुछ नेता, सब नहीं, कुछ नेता अपोजिशन में वो भेद करना भूल जाते हैं सरकार और देश में। आप सरकार का ऑपोजिशन करने का आपको अधिकार है और आपको करना चाहिए, लेकिन सरकार के ऑपोजिशन करते हैं तो आप देश का ऑपोजिशन ना कर दें। वो बहुत जगह क्या है, जो फाइन लाइन है ना, लक्ष्मण रेखा, वो क्रॉस कर जाते हैं। वो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, वो और उससे उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। इंडिविजुअल लाइफ में एक लिमिट होता है सर, हर किसी के जीवन में एक सीमा होता है। लक्ष्मण रेखा, बहुत लोग जान रहे हैं लक्ष्मण रेखा के बारे में, वो रेखा तो होनी ही चाहिए सर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स कर रहे हो या फिर अन्य कार्य में व्यस्त हो, तो ये रेखा तो बार बार नांगा जा रहा है सर। जी जी जी, लगातार चीजें और ये जो मैंने जी जी सर, आपने आपसे सर मैं जानना चाहता हूँ, आप कई राइटर्स जो न्यू कमर्स हैं, जो राइटिंग में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो लिखना चाह रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं आप प्रेरणा स्रोत हैं, आइडियल हैं। आपके सर कोई ऐसे आइडियल पर्सन जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा हो राइटिंग के क्षेत्र में, है ना, और वैसे कोई आइडियल पर्सन है आपके लाइफ में, प्लीज शेयर कीजिए सर। बिल्कुल, so many of them, बहुत सारे लोग हैं। Yes, sir. इनफैक्ट जब मैं जर्नलिज्म में जब मैंने शुरुआत की थी, तो मतलब आई यूज्ड टू लुक अप टू राइटिंग ऑफ स्वपन दास गुप्ता जी। Yes, sir. उनका इंटरव्यू में आता था, बहुत छोटा सा कॉलम होता था, वीकली इंटरव्यू हुआ था उसमें। मैं बस उस कॉलम के लिए उस मैगजीन को खरीदता था। अच्छा। आज से करीबन 26-27 साल पुरानी बात होगी, उसमें से मैं खरीद रहा हूँ। और मैं जाके बस फ्राइडे इवनिंग में आती थी उसमें स्टॉल में, उसमें इंटरनेट तो होता नहीं था, तो फ्राइडे इवनिंग में जाके खरीद लेता था। तो वो हुए, अरुण शौरी हुए, तो ऐसे बहुत लोग थे जो जर्नलिज्म में मुझे बहुत प्रभावित किए, और उनकी राइटिंग की आई टू गो आउट ऑफ द वे पढ़ने के लिए। फिर एक मुझे याद है, संडे में आता था टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आता था गुरचरण दास का। अच्छा। गुरचरण दास की उसमें बुक है अनबाउंड, और इकोनॉमी मुझे बहुत समझ आती नहीं है, उस समय भी नहीं आती थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इंडिया अनबाउंड लिखा था, उन्होंने इकोनॉमी को बहुत सिंपल पर्सनलाइज में एक्सप्लेन किया था कि इकोनॉमी क्या होती है। और पहले इकोनॉमी पढ़ के मजा आया। इंडिया अनबाउंड बुक है, मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप खरीदें उसको, गुरचरण दास की है। और उनके कॉलम आती थी उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में संडे को, तो वो मैं पढ़ा करता था, बड़े चाव से पढ़ता था, और क्या सुंदर लिखते थे। तो माय पॉइंट इज कि आप बस पढ़ें, आई थिंक, एंड यू शुड हैव द हैबिट ऑफ बाइंग बुक्स। आप मान लीजिए आप बाहर जाते हैं, कॉफी पीने जाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, आप एक बर्गर कम खाइए, कॉफी कम पीजिए, आपकी एक पुस्तक आ जाएगी। एक पुस्तक आप महीने में जरूर खरीदें, और आप जो मेहनत करके पैसे लगाए खरीदेंगे तो उसको जरूर, फ्री वाली चीज लोग पढ़ते नहीं है। तो आप पढ़ें, अपना एक लाइब्रेरी बनाए, छोटी सी बनाए, आप पढ़ें, और जो कुछ भी पढ़ें, उसमें ये नहीं होता कि दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, आपको जो अच्छा लगे पढ़ें, एंड दैट विल हेल्प यू। बिल्कुल सर, आज जो ये फास्ट फूड का जो जितना क्रेज है सर, है ना, सभी युवा मस्त रहते हैं खा करके, ठीक है, उनका चॉइस है, डजंट मैटर, मैटर इज कि बुक जो है, आप बताइए वीकली एटलीस्ट 1 बुक परचेज करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम बोलते हैं मंथली भी, अगर सभी युवा जो देश में पढ़ रहे हैं, अलग अलग कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर वो लोग खरीदते हैं तो बहुत बेहतर होगा सर, पढ़ते हैं तो। जी, मंथली भी एक खरीदे तो भी ठीक है, इट्स नॉट बैड आइडिया। बिल्कुल। और वो हैबिट होनी चाहिए। और तो क्या होता है कि आप ना भी पढ़ेंगे, आप जुड़े रहेंगे पुस्तक से। लाइक मैंने अपनी हैबिट जो अपने कॉलेज टाइम से कोशिश की थी, जब मुझे उसमें बहुत कम पैसे मिलते थे, बट जितने मिलते थे 200-300 में बचाता था हर एक मंथ, 400-500, और मैं जाके कोशिश करता 1 या 2 पुस्तक खरीदूं। और उसके बाद खैर तो जलिया में जो नौकरी हुई, तो फिर मैं बुक सेंटर में था, तो पुस्तकें ऐसे भी आने लगी, लेकिन फिर मैं खरीदता था। आई ऑलवेज मेड हैबिट ऑफ बाइंग 5
जी 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 सर। तो और ऐसा नहीं कि सारी पुस्तकें पढ़ ही जाता था उस समय, 2-4 पढ़ा, 2-4 रह गए, लेकिन जब अपना तो रहता है ना, तो आप कभी कभी आपके काम आता है, कभी कभी आप कुछ कर आपको लगा अच्छा। सर मुझे एक चीज़ और जानना है, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास अगर आपसे बात करेंगे सर तो मेरा बात ही खत्म नहीं होगा। बहुत तरह का सवाल मन में है, जहन में है, और अभी आगे और बुक पढ़ेंगे तो और कहीं ना कहीं सवाल उत्पन्न होगा। कोशिश करेंगे पुनः फिर से हम लोग जुड़े। सर आप एक यादगार पल के बारे में बताइए, जब आप बुक राइट कर रहे थे, कुछ ऐसा पल जो आपको बेस्ट फीलिंग करा रहा था, वो सर आप साझा कीजिए प्लीज। इस पुस्तक के बारे में सबसे जो मुझे अच्छा लगा, जो लिखने में जो मुझे वो बहुत आनंद आया, वो था जो लास्ट चैप्टर था, रोल ऑफ गांधी, गांधीयन एंड रिवॉल्यूशनरीज। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो देखिए वो पल हमारे बहुत करीब है। जी जी। तो बहुत जीवंत है। जी। गांधी को हमने देखा नहीं है, बिल्कुल देखा है, दिल को नहीं देखा, लेकिन वो बहुत इतने करीब थे। हमारे दादाजी कहानी सुना है के बारे में कि जब मैंने गांधी को देखा था, तो we can feel it through them कि मतलब वो थे हमारे सामने, और उनकी इतिहास में जो डिस्टॉर्शन मैंने देखा, और उसको फिर मैंने उसको मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की, तो बड़ा एक अच्छा अनुभव लगा। और ऐसे भी अच्छा था क्योंकि लोगों ने हमें आजादी दिलवाई थी। जी जी। कहते हैं कि भाई अंग्रेजों से लड़के आजादी, तो वो जो मैंने देखा कि उसमें भी डिस्टॉर्शंस हैं। हमें जो देखिए बोला जाता है कि आजादी हमें बस गांधी ने बिना तलवार और बिना ढाल के दिलवा दी। गाना भी तो है उसमें। तो जब व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग, तो ये मुझे तो बहुत बड़ा मिथ लगा, बहुत बड़ा सुपरफिशियल अप्रोच था कि आजादी ऐसे मिलती नहीं है। बिल्कुल। आजादी छोड़िए, आपके घर कोई कैप्चर कर लेना, आपका घर कोई कैप्चर कर ले, तो आप बिना तलवार और बिना ढाल के आपका वो भी खाली नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा देश है। जी जी बिल्कुल। तो वो और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो देखा कि भाई अंग्रेज लोग जो उसके वाइस रॉय थे, जो के आर्मी के जो जनरल थे, वो सब कुछ और बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं भाई, इसमें तो नेताजी का बहुत बड़ा रोल था, गांधी जी का कम रोल था। अच्छा। तो फिर मुझे यार ये तो हाँ, क्लेमेंट एटली जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, उससे प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, जिन्होंने आजादी का उन्होंने किया था, उन्होंने ओपनली बोला है कि गांधी का रोल मिनिमल था। तो जब एविडेंसेस ये बोले हैं, लेकिन जब हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि नहीं, इट्स ऑल अबाउट गांधी, हमने नॉन वायलेंस से किया। अब नॉन वायलेंस से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नॉन वायलेंस से आइडियल थिंग, नॉन वायलेंस से सब चीज नहीं हो सकता। जैसे मैंने बोला कि आपका घर भी कोई हथियार ले, कोई कैप्चर कर ले, तो आप नॉन वायलेंस आपको वायलेंट होना ही पड़ेगा। व्हाटएवर पुलिस एंड व्हाटएवर यू डू, बिना वायलेंस से कुछ नहीं होता। तो अब वो रियलिटी आप एक्सेप्ट कीजिए, और यदि आप नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जिन लोगों ने अपनी जो कुर्बानी पूरी जिंदगी दी रिवॉल्यूशनरी में, आप उनको भी याद नहीं करेंगे। आप जो रोल है, मान लीजिए देखिए रोल ऑफ सचिंद्र सान्याल, 2 बार वो काला पानी की सजा हुई थी। लाने से भी ज्यादा उनको दर्द देना है। बिल्कुल। वो भी काला पानी में बोलते हैं, उनकी शरीर को नहीं तोड़ना, उनकी आत्मा को तोड़ना है। तोड़ने के लिए, और ये सचिंद्र 2 बार वहां गए, और हम उनको नहीं, हम उनको एक बीना दास थी 32 में जो बंगाल की गवर्नर थे, उनको मारने की कोशिश की थी, और आजादी के बाद उनकी लाश उत्तराखंड में ऐसे ही मिली, रोड साइड बड़ी मिली। जी। और मतलब आप लोग देखिए, और उनके जो परिणाम देखिए, उनको जो मिला आजादी के बाद, जो रिसेप्शन मिला, वो देखिए तो आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। आईएनए के हमारे सोल्जर्स थे, आर्मी सोल्जर्स से इतना हमारे लिए कुर्बानी दी, और आजादी के बाद उन्हें आर्मी में ज्वाइन करने से मना कर दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चली हैं। अब ये तो गलत है। सब चीजों को हमें बोलनी चाहिए। और जब मैं रिसर्च करके लिख रहा था, मुझे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा, और मुझे ये भी खुशी हुई कि जितने भी लोग पढ़े अच्छा पढ़े, यदि उनमें से 10% भी इसको आत्मसात कर ले इस कहानी को। सर ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, एक लास्ट सवाल, जो लास्ट बुक था आपका सर, भारत राइजिंग,
उसके बारे में थोड़ा सा सर संक्षिप्त में बताइए जी। भारत राइजिंग बेसिकली वो बड़ा नहीं वो जो फेज था 2014 से लेके 2024 तक, स्पेशली 2014 से 2019 तक जो फेज था, उसमें जो फेज मुझे बहुत विचलित किया था पर्सनली। मैं जालिया में था, मैं इंडिया में था, उसके बाद संडे गार्डन गया तो, और हमेशा देखता था कि एक सेक्शन जो पावरफुल लोग थे, जो लुटियंस दिल्ली बोलते हैं, लुटियंस क्लब बोलते हैं, वो लोग ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे उस काल को कि यार डेमोक्रेसी एकदम खत्म हो गई है, मतलब अब कुछ बचा नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी लोगों को मार दिया जाएगा। और मैं देखता था कि जब मैं अपनी मतलब बिना 22 साल की वजह से मतलब सब तो ठीक है, एवरीवन इज गेटिंग देयर ड्यू। मैं न्यूज़पेपर में काम करता हूँ, लोग बोलते हैं न्यूज़पेपर में अब भाई सिर्फ सरकार की जय जयकार हो रही है, मैं देखता हूँ ऐसा नहीं था। इनफैक्ट आज न्यूज़पेपर में जितने डाइवर्स वॉइसेस आप देखेंगे उतनी आप 90s और 80s में नहीं देखते थे। 90-80 में सरकार की जय जयकार होती थी, और दूरदर्शन था, दूरदर्शन भी सरकार की जय। आजकल तो इतने सारे वॉइसेस हैं, बिल्कुल कुछ सरकार के फेवर में भी, बहुत कुछ विरोधी भी। तो ये जब मैंने देखा तो मुझे अपनी पुस्तक लिखनी चाहिए जो कि एनालाइज करे कि 2014 से लेके 2024 तक क्या हुआ एग्जैक्टली। जी। और मैंने फिर इसको कंपेयर किया है नेहरू के काल में, 1950s में जब नेहरू थे, तो नेहरू के समय भारत कैसा था, और फिर मैंने दोनों को कंपेयर करके सामने रखा, और मेरा जो कंक्लूजन ये निकला कि आज डेमोक्रेसी आज हम ज्यादा मैच्योर्ड हैं, लिबरलिज्म बहुत ज्यादा और इन डेप्थ हो गया है, और हम ज्यादा किसी को तब जो एक फ्रीडम दे रहे हैं, और फ्रीडम को बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ गया। तो ये चीज मेरी थी, उसको मैं आई लेफ्ट टू रीडर टू डिसाइड। बिल्कुल सर। तो मेरी बुक का वो कारण वही था। जी। वो जो मिथ जी मेरा मानना है सर कि आपके कार्य को बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, सभी लोग कर भी रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल सर, आपको नया बुक के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सर समय दिया, इसके लिए भी दिल से धन्यवाद। हम आगे पुनः कोशिश करेंगे जुड़ने का, अच्छी अच्छी बातें करने का, और ये प्लेटफॉर्म ही सर है स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू पॉडकास्ट। बिल्कुल सर, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सो मच सर। आपको भी जी, थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग। थैंक यू।